हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? ठीक है। देखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे वैकेंसी आने वाली है बहुत सारी। धीरे धीरे करके सारी वैकेंसी आएंगी। बहुत जल्दी जल्दी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। आयोग बहुत सख्त है इस समय। रिज़ल्ट्स और ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह सब टाइम पे हो रही हैं। ठीक है। परीक्षाएं भी आपकी समय पे चलने लग गई हैं। तो आप जो है इस सोच में मत बैठो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। नहीं, तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रखो। क्योंकि तैयारी अगर आप अपनी कंटिन्यू रखोगे तो इससे होगा क्या कि आप तो तैयार हो ना आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको खुद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। तो ये हम किस लिए बोल रहे हैं, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसा मत करो। आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो। ठीक है। पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो आता रहेगा, अपना फॉर्म फिलअप होंगे, भरते रहेंगे। लेकिन आप कम से कम अपनी तैयारी तो सॉलिड रखो। ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट रखोगे तो फिर आपको क्या प्रैक्टिस ही तो करना रह जाएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस करना रह जाएगा तो फटाफट प्रैक्टिस करोगे और बस सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या चाहिए? समझ गए ना? तो मेरी बात मानो आप। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कभी भी इस सोच में मत रहा करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे। कभी नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई आप करते रहो, नोटिफिकेशन आएगा, आप फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके बैठोगे। तो होना क्या चाहिए था कि सीधे सीधे स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी कंप्लीट रखें और जब नोटिफिकेशन आ जाए तब वो प्रैक्टिस करें। और इस बेहतरीन प्रैक्टिस से वो अपने आप को इतना आगे लेके चले जाएंगे कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। समझ पाए बात को? तो ये पेपर बहुत आसान आ रहे हैं आज के टाइम के। जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सारे पेपर आसान हैं। मैथ और रीजनिंग के आसान सवाल ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप इन आसान सवालों को अटेम्प्ट कर पाओ। तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, अगर आपको 1600 मीटर की रेस निकालनी है तो क्या आप 1600 मीटर दौड़ोगे? कभी नहीं ना। आप कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ोगे पर डे का। ताकि इसलिए आप ऐसा करोगे कि हम वहाँ पर जाकर 1600 मीटर दौड़ पाए। समझे ना? तो हमें अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। और आज के टाइम में जिसकी कैलकुलेशंस, जिसके गुणा भाग ये सब अच्छे हैं ना, वो आराम से निकाल लेगा। समझे ना? तो कैलकुलेशन को बहुत से बहुत स्ट्रॉन्ग करो। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? आपको पहाड़े आने चाहिए, स्क्वायर से याद होने चाहिए, क्यूब से याद होने चाहिए। ठीक है। आपका गुणा भाग अच्छा होना चाहिए। ठीक। तो इन सब पे ज़्यादा जोर दिया करो। और कोई कैलकुलेशन की ट्रिक वगैरह, कोई गुणा भाग करना सिखाए या जोड़ना सिखाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब के चक्करों में आप मत पड़ो। आप उन्हीं सवालों से ही कैलकुलेशन सीख पाओगे। किसी को अलग से कोचिंग देके या क्लास देके या ट्यूशन देके कभी कैलकुलेशन सिखाई नहीं जा सकती, कभी नहीं सिखाई जा सकती। कैलकुलेशन सवालों के थ्रू ही सीखी जाती है कि साथ साथ सिलेबस पढ़ते जाएं और उन चीज़ों को, उन स्किल्स को जो टीचर हमें बताता है उन स्किल्स को आप कैप्चर करो, उन्हें पकड़ो कि टीचर किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है। समझ पाए ना बात को? ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करो। और आगे आने वाला टाइम, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े। और ये समझ लो कि पोस्ट चाहे जितनी हो उससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये समझ के चलो कि उसमें से एक मेरी पोस्ट है। हमेशा ये सोच के तैयारी करो। कभी ये मत सोच के चलो कि कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचो। ठीक है। यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रिएट करती है, आईएएस, उसमें कितनी पोस्ट आती है? 700 से 800। और पूरे हिंदुस्तान से लाखों बच्चे उसको अप्लाई करते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट्स। तो क्या सोचकर? यही सोच के ना कि उसमें एक पोस्ट मेरी है। तो उसी तरह से तो 25,000 समथिंग कम नहीं है, बहुत है। ये सोचो ना कि आप, मेरी पोस्ट एक है, हमें दूसरों से अलग करना है और पढ़ना है। ठीक है। तो मंडे से, मंडे नहीं, ट्यूसडे से, मंगलवार से
प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे ही स्टार्ट करेंगे। आप पहले जो है क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में आए हैं, ताकि आप क्वेश्चन देख सको कि उनका लेवल क्या था। पहले प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कराएंगे, तो 1-2 सेट प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराएंगे। फिर हमारी रणनीति क्या होगी कि हम उस लेवल से थोड़ा सा उठाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। समझ गए ना? अपनी तैयारी को क्या आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, उस लेवल से ऊपर आके। इससे आपकी तैयारी सॉलिड होगी। और जो प्रैक्टिस सेशन है वो प्रीमियर के तौर पे ही आएगा। तो जब प्रीमियर रिलीज़ हो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। और प्रीमियर में क्या होगा कि आप उस चीज़ को भगा नहीं सकते। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन सामने आए आप उन्हें लगाने की कोशिश करो। और ये जो इसमें कमेंट सेक्शन आता है, जो लाइव कमेंट सेक्शन होता है, सभी लोग उसका आंसर देना। तो इससे ये पता चलेगा किसने पहले आंसर दिया। तो आप होगा क्या इससे, जैसे देखिए अभी हम लोग लाइव तो पढ़ नहीं सकते। अगर लाइव होता, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, तो अगर लाइव पढ़ सकते तो मैं लाइव ही पढ़ाता आपको, ठीक है, लाइव आकर प्रैक्टिस कराता। तो इससे ये होता कि बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते, तो हम ये देख पाते कि कौन स्टूडेंट्स कितना आगे है, या खुद को भी देख पाते कि कौन कितनी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। जिसने आंसर पहले दिया समझ लो वो तैयारी में आपसे आगे है। समझ गए ना? तो कोई बात नहीं है, अगर लाइव नहीं भी हो पा रहा है तब भी आप प्रीमियर के तौर पे जब वीडियो आएगा तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जो लोग दूर से देख रहे हैं, जो कहीं कोचिंग में जा नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, तो वो वीडियो देखकर पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ाई करें। देखो पढ़ना है आपको, चाहे जहाँ रह के पढ़ो, चाहे जिस टीचर से पढ़ो, कोई मायने नहीं रखता, बस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन करना आपको खुद से है, कोई हाथ पकड़ के आपका नहीं करवाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि आप इस तरह से पढ़ाई करो कि सिलेक्शन ले लो। बहुत मेहनत से पढ़ो और बहुत जल्दी से जल्दी हो सके तो सिलेक्शन लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, लोग आते जाएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। तो अपने आप को सिक्योर कर लो एक गवर्नमेंट जॉब लेके। जब आप सिक्योर हो जाओगे उसके बाद आप कोई भी तैयारी करो, आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, कुछ भी करो, लेकिन पहले बैकअप में एक जॉब होनी चाहिए आपके पास। अब वो चाहे यूपीपी की हो और चाहे लेखपाल की हो, या कोई भी ऐसी जॉब जो आपको सिक्योर कर दे, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ाई करो। देखिए मैं भी अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है कि यूट्यूब पे पढ़ा दें, ताकि जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं वो दूर से ही पढ़ लें, ठीक है। मेरा रीज़न क्या है इस चीज़ के लिए? रीज़न इसलिए है क्योंकि 2 लॉकडाउन में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वापस नहीं आ पाए। अब आप समझ सकते हो, कुछ की परिस्थितियाँ ख़राब थी कि दोबारा से वापस ना आ सकें, वो रूम का किराया नहीं दे सकते, रूम का रेंट नहीं दे सकते, एफर्ट नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ के। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो वो भी पढ़ सकें, ठीक है। वो पढ़ाई ना छोड़ें, कहीं भी रहें पढ़ते रहें, ठीक है। अभी एज नहीं ख़त्म हुई, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर हमें मिल जाएगी तो एक तरह से सिक्योर ही तो रहेगा सब कुछ। तो मेरा ये मानना है। तो मैं कभी कहता नहीं कि आप इनसे शेयर करो, उनसे शेयर करो, अगर आपका मन हो तो शेयर करो, ना हो तो मत करो, ठीक है। लेकिन पढ़ो, पढ़ो, लेकिन आप समझ पाए बात को, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जो दूर दराज हैं वो भी पढ़ें, नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक। चलिए शुरू करें। तो कहाँ पढ़ रहे थे? 2D मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, यानी 2 डायमेंशन फिगर, 2 विमीय आकृतियाँ, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं? पेरीमीटर और क्षेत्रफल, यही तो। जिसमें कुछ आकृतियों के बारे में, कुछ फिगर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, बाकी की फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो बेसिक ही चल रहा है, बात समझ पाए ना? हो सकता है कल की क्लास से अब क्वेश्चंस भी लगाने लगेंगे, अगर आज ख़त्म हो जाता है तो। देखो मैं जब भी आता हूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए या कोई वीडियो बनाता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि ये आज ख़त्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। खुद ही नहीं पता होता ये ख़त्म होगा या नहीं होगा। सिर्फ वीडियो में ही नहीं, ऑफलाइन क्लास भी लेने जाते हैं, कभी ये सोच के नहीं गए कि आज जो है 20 सवाल लगवाएंगे बच्चों को या स्टूडेंट्स को, या ऐसा कभी ये नहीं सोचा। जितने लगा पाएंगे वो लोग उतने ही लगवाएंगे, जितना समझ पाएँ, ठीक है। तो कभी मेरा टारगेट ये नहीं हुआ पढ़ाते समय कि आज हमें ये ख़त्म करना है, नहीं, आज हमें ये सिखाना है,
हमेशा टारगेट ये रख के पढ़ाया है, ठीक है। तो कह नहीं सकते कि आज थ्योरी ख़त्म हो जाएगी या नहीं, वो तो वीडियो के ऊपर है। 1 घंटे से बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, 1 घंटे से बड़ा इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग बैठ भी नहीं सकते हो, है ना, शायद पढ़ ही ना पाओ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ सभी लोग देख रहे हो, मालूम है हमें, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि ऊपर से नोटिफिकेशन आते रहते हैं व्हाट्सअप के, टेलीग्राम के, यूट्यूब के, बहुत सारे, तो डिस्टर्बेंस भी होता है। ये चीज़ रिकॉर्ड तो की नहीं जा सकती, ठीक है। तो 1 घंटा बहुत है, तो 1 घंटे का पर डे वीडियो रहेगा, जिससे कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बस पढ़ लो। और अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप उसको स्पीड बढ़ा लो, है ना, 1.5 कर लो, 1.25 कर लो, तो स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो। तो 1 घंटे का वीडियो आप 50 मिनट में कवर कर लोगे। और जो बच्चे बहुत बेसिक हैं वो स्लो पढ़ें, तो सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। यूट्यूब में ऐसा फीचर भी तो है कि आप वीडियो को भगा सकते हो, है ना, और आसानी से पढ़ सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई करो आप किसी भी तरह से, ठीक है। सेलेक्ट होना चाहिए हर वो इंसान जो तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहिए। अब आप कहोगे सर आप बोल रहे हो 25,000 पोस्ट आती है और सबको कह रहे हो सिलेक्शन लेने के लिए, वो तो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, समझे कि नहीं। तो आगे बढ़ें, चलिए। तो अगला क्या है देखना पड़ेगा, मैं याद तो है नहीं कि कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, रेक्टेंगल, आयत तक पढ़ चुके थे। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे समचतुर्भुज। हेडिंग डाल लो आप, रोम्बस, समचतुर्भुज। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आज तक आपको नहीं समझ आया कि ये रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, तो आज समझ आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बस, देखो हेडिंग लगा लो आप, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, समचतुर्भुज, ठीक। और बहुत ध्यान से समझो। देखिए वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है ना, स्क्वायर, तो पहले बताओ आप स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल हो, स्क्वायर कहलाता है, वही तो स्क्वायर है। तो देखो ध्यान से, स्क्वायर क्या है अपना, ये रहा स्क्वायर आपका, ठीक। स्क्वायर का मतलब हर एक एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, ठीक। आगे देखो, एक साइड में चतुर्भुज हमने और बना दिया, ये ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब समचतुर्भुज क्या होता है आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो समचतुर्भुज क्या है, वर्ग का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, अगर आसान सी भाषा में समझाएं। जैसे मान लो अब हम अगर यहाँ पे खड़े हों इस तरह से, और हमने समचतुर्भुज पर ऐसे कवर ले रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा इसे धक्का दे दो आप, तो जैसे ही थोड़ा सा धक्का दोगे तो वो कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा ना। अगर इसे थोड़ा सा धक्का दे दो तो वो इसकी पोजीशन ले लेगा। बात समझ पाए मेरी क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। इमेजिनेशन, अगर वर्ग को आप थोड़ा सा धक्का दोगे तो वो कुछ इस तरह से बिगड़ जाएगा कि नहीं, उसकी आकृति डैमेज हो जाएगी ना, यानी थोड़ा सा ये हिस्सा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, सॉरी तिरछा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये तिरछा होगा तो बाकी सारे भी तो फैल जाएंगे, यानी ये भी तिरछा हो जाएगा, समझ पाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। एक तरह से समझो कि समचतुर्भुज वर्ग का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। अब इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं, बस थोड़ा सा समझाने के लिए हमने इस चीज़ को यूज किया। तो आप इतनी बात क्लियर हो गई कि सर समचतुर्भुज में भी सब सारी भुजाएं बराबर होंगी, हाँ बिल्कुल बराबर होंगी, नाम से क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, समचतुर्भुज। लेकिन क्या सारे एंगल बराबर होंगे ना, बिल्कुल नहीं। सारे एंगल कैसे बराबर होंगे,
सिर्फ आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, यानी ये कोण इस कोण के इक्वल होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। सिर्फ आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अच्छा, क्या समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, देखने से ही लग रहा है। देखो, इसको यहाँ से मिला दें हम और इसको यहाँ से मिला दें, विकर्ण बन गए कि नहीं? तो ये वाला विकर्ण तो ज़्यादा लंबा हो गया ना और ये विकर्ण छोटा हो गया, तो इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं है। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समझे बात को? ठीक, आई बात समझ में? तो ये है अपना क्या समचतुर्भुज। अगर वर्ग आपको तैयार है तो आपको समचतुर्भुज तैयार हो गया फिर, है ना। देखो, इस तरह से क्यों पढ़ाते हैं? इस तरह से इसलिए क्या क्योंकि जब हम आपको सवाल लगवाएंगे ना तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ, सर ने बताया था कि ऐसे तिरछा कर दिया था वर्ग को, समचतुर्भुज बन जाता है, तो आसानी हो जाएगी फिर इन सब चीज़ों को समझने में। तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब बराबर बराबर पार्ट में क्या बांटते हैं। और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे ये विकर्ण एक दूसरे को क्या इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अपना समचतुर्भुज। ठीक है, तो विकर्णों की माप तो अलग अलग रहेगी। विकर्णों की माप क्या रहेगी? अलग अलग। तो ध्यान से देखो, अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखो, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप तो वही होगा जो वर्ग का परिमाप होता है। परिमाप होगा आपका 4 इंटू भुजा, 4 गुणे क्या? भुजा। ठीक, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, या आप इस तरह से बोल सकते हो हाफ d1 इंटू d2, यानी एरिया इसका रहेगा 1/2 d1 d2। ये होगा समचतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। बात समझ में आई? ठीक है, तो कुछ पॉइंट है इसमें जो आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पहले बनाओ, फिर वो पॉइंट बोल दें और आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है ना? चलिए, तो बना लेंगे, इसे बना लेंगे, उसके बाद ही मिटाते हैं। बना लिया? लिखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लिखा? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखिए, विकर्ण सम्मुख कोणों को, सम्मुख कोण मतलब ये वाले कोण, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। लिखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट अगर आप और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, जो बताया था आपको कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकालोगे आप? हाफ d1 इंटू d2, यानी हाफ विकर्णों का क्या? गुणनफल। समझ गए ना?
तो फटाफट से इसे नोट करो। देखिए जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हो सकता है वहाँ फार्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब लॉजिक समझ आते हैं, ठीक है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको शॉर्टकट भी नहीं समझ आएगा, ठीक। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब रहती है तब शॉर्टकट समझ आते हैं, और जब नहीं रहती तो बिल्कुल नहीं समझ आते, फिर तो उसको रटना हुआ एक तरह से, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी होंगी तब शॉर्टकट भी समझ आएंगे, समझे ना। तो इसे नोट कर लिया, आगे बढ़ें। अगली हेडिंग डालिए आप समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, देखो हेडिंग डाल लो आप समांतर, समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज क्या है, ध्यान से देखना। देखिए जिस तरह से वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक उसी तरह से आयत का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, समांतर चतुर्भुज। समझे बात को। आयत के बिगड़े हुए रूप को, यानी आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दो, आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दे। तिरछा करने का मतलब समझे, ये भुजाएं एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब ये होता है, तिरछा मैंने आपकी लैंग्वेज को आसान करने के लिए बोला है, ठीक है। ये तिरछा करने का मतलब इस वाली साइड को अगर आप इनफाइनाइट तक खींच के लेके जाओगे ना, तो ये दोनों आपस में कहीं जाकर नहीं मिलने वाली। ठीक उसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब आगे बढ़ाओगे ना, तो ये भी कहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आमने सामने की भुजाएं तो आयत की तरह ही बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं आयत की तरह ही क्या होंगी, बराबर होंगी, समझे ना, ठीक है। तो इसका परिमाप भी आयत के तरीके से ही निकलेगा। परिमाप, परिमाप का मतलब हम बता ही चुके हैं कि सारी भुजाओं की लेंथ को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ए और ए जोड़ोगे 2a, बी और बी जोड़ोगे आप 2b। तो 2a प्लस 2b को ऐसे ना लिखा जाए, 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखो a प्लस क्या b, 2 को बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में क्या लिखो, a प्लस b। यही अपना क्या है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अच्छा यहाँ से अगर हम एक लंबवत हाइट लें, लंब डालें, तो ये 90 डिग्री बनाएगा ना, बोलो। हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। ऐसे अगर हम लंब डालें तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक उसी तरह से इस कोने से यहाँ भी आप एक लंब खींच सकते हो, बोलो 90 डिग्री बनाएगा ना। और ये वाली हाइट और ये वाली हाइट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, ठीक। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, बस इतने से ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बेस इनटू क्या, हाइट, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बेस इनटू हाइट, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया बेस इनटू हाइट, लिख लो आप इसे, समझ गए ना। चलिए विकर्ण के बारे में, अच्छा आप इस चीज़ को बना जरूर लेना आप कॉपी में। अच्छा अगर नहीं बनाना चाहते हो ना आप, तो टेलीग्राम चैनल पे जाना। अगर आप ये सब नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, देखो भूल जाते हैं हर वीडियो में, लेकिन अब कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, तो चैनल में जाते ही आप स्क्रॉल करके ऊपर चले जाना। देखिए मेंसुरेशन के उसमें कई नोट्स पढ़े, तो उसमें जो 2D मेंसुरेशन का नोट्स है ना, जो मेरे खुद से अपने हाथों से लिखा है, वो आपको सबसे ऊपर मिलेगा जाते समय, ठीक। तो 2D मेंसुरेशन का नोट्स डाउनलोड कर लो, 30-35 पेज का है, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। उसको हमने बिल्कुल
आसान सी भाषा में हर एक पॉइंट को समझाते हुए लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, समझे ना। और जो कुछ भी लिखा है वो आपको समझ भी आएगा। वो इस तरह से लिखा गया है कि एक नॉर्मल सा इंसान भी अगर जिसने कभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है वो पढ़ेगा तब भी समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे जाओगे आप, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मिटा देते हैं। विकर्ण के बारे में लिखो आप। क्या इनके विकर्ण, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे आपस में? बोलो सर एकदम नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे, सब छोटे बड़े, सब छोटे बड़े। तो देखो लेकिन एक पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये सब यहाँ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ज्यामिति का पार्ट है, समझ गए कि नहीं, ये सब ज्यामिति का पार्ट है। तो बस इतना सा समझो आप कि एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। जैसे सम चतुर्भुज में समद्विभाजित तो कर रहे थे लेकिन 90 डिग्री पे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें समद्विभाजित करेंगे विकर्ण लेकिन 90 अंश पे नहीं। तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो, पॉइंट बना के लिखो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखा, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और लिख लो कि विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल इसकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, विकर्णों के वर्गों का योगफल इसकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 2 गुने के बराबर होता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर लिखना। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल इसकी दोनों साइड्स के, साइड्स 4 होती हैं लेकिन इक्वल साइड की बात कर रहे हैं, दोनों साइड के वर्गों के योगफल के 2 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। समझे ना, दोनों साइड के वर्गों के योगफल के 2 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए? तो बस नोट कर लेंगे इतनी सी बात, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। देखो अभी आपका काम सिर्फ इतना है, चीज़ों को समझना और उसे लिखना। लिखना नहीं चाहते हो तो सिर्फ आप लेक्चर देखो और लिखोगे अगर आप, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो समझो, जब सवाल लगवाएंगे तब आप अपने अंदर देखना एक बदलाव आएगा, तब आपको लगेगा कि सर सवाल जो लगवा रहे हैं ना उसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। तब चीज़ें समझ आएंगी तो इंटरेस्ट भी आएगा आपको मेंसुरेशन में। अभी तक डर लगता था ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फटाफट से आप नोट करो इसको। हो गया? तो अगली हेडिंग लगा लो समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल देखना है और आकृति को देखना है। आकृतियाँ ध्यान से देखा करो आप कि कौन सी समलंब चतुर्भुज है, कौन सी समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो तब तक सवाल कैसे लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है ना। सम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। सम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। देखो सॉरी गलती हो गई, सम चतुर्भुज नहीं है, समलंब चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज तो पढ़ चुके हैं ना, समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज मत लिख देना, ठीक है, गलती से लिख दिया था, सॉरी। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ध्यान से देखो होता क्या, पहले समझो। देखो
कभी आपने स्टेशन पे देखा हो, स्टेशन छोड़ो, रेल की पटरी पर कभी आप बीचों बीच खड़े हुए हो? पटरियों के बीचों बीच, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, याद तो ज़रूर आ रहा होगा। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, वो पटरियाँ, अगर हम पटरियों को देखें तो ऐसा लगता है कि वो पटरियाँ कहीं ना कहीं जाके आगे ऐसे मिलती हुई लगती हैं। कैसे? कुछ, अगर आप जैसे यहाँ खड़े हो तो कुछ ऐसा नज़र आता है ना कि ये लग रहा है कि पटरियाँ जाके कहीं मिल रही हैं, नज़र आता है ना? अगर आज तक नहीं देखा है तो कभी कोशिश करना, तो मेरी बात याद आएगी। और जबकि ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ भ्रम है हमारा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ये तो फिजिक्स का सवाल है। देखिए, आंखें क्या होती हैं कि एक दूरी के बाद फोकस करती हैं किसी बिंदु पे जाके, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल जाएंगे, और जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पटरियाँ एक दूसरे से समांतर दूरी पे रहती हैं, वो कहीं नहीं मिलती जब तक उन्हें मिलाया ना जाए, ठीक है। हाँ, ट्रैक चेंज करने के लिए ऐसा किया जाता है, मिलाया जाता है, लेकिन रेलवे लाइन की पटरियाँ कभी मिलती नहीं है। हाँ, अगर आप कभी रेलवे ट्रैक पे खड़े होगे तो आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि ये कहीं ना कहीं मिल रही हैं जाके, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। बात समझे मेरी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ठीक ऐसा ही अपना होता है क्या, समलंब चतुर्भुज, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है अपना क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, वो ज़्यादा निकल गया। समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनता है। अभी ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा और इसको नीचे कर दें, समलंब चतुर्भुज तो बिल्कुल उसी शेप का होता है, ठीक, जो शेप अभी आपको हमने बताई। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये ए मानेंगे और इसको मानेंगे क्या, बी। इसकी आमने सामने की भुजाएं ए और बी, और इसकी हाइट को मानेंगे क्या, एच। एच मतलब समझ गए ना, ये लंबवत हाइट है। इस चतुर्भुज की फिगर आप अपने दिमाग में उतार लो, इस चतुर्भुज की फिगर आप दिमाग में छाप लो। ये होता है क्या, समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की क्या, दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इंग्लिश में लिख लो चाहे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या ये लिख लो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की क्या, दूरी। किसके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये रहेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की क्या, दूरी। यही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ समलंब यानी ट्रेपेजियम, ठीक है। तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, साइड में हट जाएं, ये लो। मिटा देना, समलंब चतुर्भुज समझ आया? हाँ ठीक है। चलिए, और कौन सी है अभी अपनी, हाँ, हेक्सागन। हेडिंग डालो, खष्टभुज, समखष्टभुज, समखष्ट कैसे लिखा जाए, खष्टभुज, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन।
डायरेक्ट सवाल आता है इस पे, रेगुलर हेक्सागन पे, समखष्टभुज यानी जिसकी सभी 6 की 6 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समखष्टभुज होता है। जैसे देखो, अच्छा ये तिरछा हो जाता है क्या, सीधा बनाएंगे अब की बार, थोड़ा सा दूर हट के, अभी सही है ना, हाँ परफेक्ट। ये क्या है अपना, समखष्टभुज है ना, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सभी साइड्स आपस में क्या इक्वल हैं, ठीक है, सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। टोटल कितनी साइड हैं, 6 साइड हैं। तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 6 गुणे भुजा। क्या होगा, 6 गुणे भुजा। भुजा मतलब ए मान के चलते हैं, 6 इंटू क्या, भुजा। ठीक, अब देखो इसका एक मिडिल में सेंटर होता है, ठीक है, केंद्र। अगर उस केंद्र से इसके सभी कोनों को मिला दिया जाए, उस केंद्र से इसके सभी कोनों को मिला दिया जाए, तो कितने त्रिभुज बन गए सर, 6 त्रिभुज बन गए, 6। और एक बात और सुनो, ये जो 6 के 6 त्रिभुज है ना, ये सारे समबाहु त्रिभुज होंगे। ये 6 के 6 त्रिभुज समबाहु होंगे। क्या मतलब, मतलब ये है कि सबकी साइड ए है, सभी समबाहु त्रिभुजों की साइड क्या होगी, ए होगी। जितने भी 6 के 6 समबाहु त्रिभुज हैं, इन सबकी साइड क्या होगी, ए रहेगी। तो 6 समबाहु त्रिभुज। अब क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, बोलो क्या होगा, सोचो जरा बताओ। सर सिंपल सी बात है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²√3/4, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हेक्सागन का, है ना। तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 इंटू समबाहु, 6 इंटू, बड़ा लिख दे, हेक्सागन का जो एरिया होगा वो होगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। तो यानी a इंटू 6 इंटू क्या होता है, a²√3/4। तो 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते, एरिया हो जाएगा a बराबर a²3√3/2। तो हमें तो लगता है आप इसको रटो मत, सिर्फ इतना समझो कि रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। 6 समबाहु त्रिभुजों के योगफलों के क्षेत्रफलों के योगफलों के बराबर होता है, वही अपना क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। हो गया, चलो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर का मतलब त्रिज्य खंड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या, त्रिज्य खंड। ठीक है, सेक्टर का मतलब त्रिज्य खंड। चलो ध्यान से देखो, आप समझो त्रिज्य खंड क्या है। त्रिज्य खंड क्या है, पहले ये समझो आप। ये क्या है, एक वृत्त है ना,
ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है। तो वृत्त में से अगर इस तरह से हिस्सा काट के निकाल दें, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, बात समझे ना, ऐसे काट के बाहर कर दें, है ना, जैसे केक को काटा जाता है ना। पिज्ज़ा जो आपका आता है इन्हीं टुकड़ों में ऐसे होता है ना। तो अगर इस हिस्से को काट के निकाल दें तो यही हिस्सा बाहर लेके अगर हम चले आएँ तो कुछ इस तरीके से देखो, तो यही हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। तो देखो ध्यान से, इसका ये कोण हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया, और ये इसकी साइड कितनी होगी, आर होगी। क्यों आर होगी, क्योंकि सर ना त्रिज्या ही तो है वृत्त की, ठीक। और अगर हम इसे ए इसे बी मान लें तो ये वाली लेंथ पता है क्या कहलाती, इसे आर्क बोला जाता है, आर्क। हिंदी में आप इसे चाप बोल सकते हो, चाप की लंबाई। सवाल आता है त्रिज्यखंड की त्रिज्या इतनी है तो उसके चाप की लंबाई कितनी होगी या कोण इतना है, ठीक है, सवाल बनता है इस पे, ध्यान से समझना। तो यानी कि ये जो है ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये साइड इसकी क्या है, आर, यानी त्रिज्या। ये ए है और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये चाप की लंबाई हो जाएगी, और चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, यानी एल से दिखाते हैं। बात समझे ना। तो यही अपना क्या है, त्रिज्य खंड, यही अपना क्या है, त्रिज्य खंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, दूसरा एंगल कितना होगा सर, दूसरा एंगल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। समझे कि नहीं। टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 होता है। अगर टोटल एंगल 360 होता है, पूरा कोण 360 डिग्री का है, और उसमें से आपने थीटा ले लिया है, तो बताओ त्रिज्य खंड पूरे वृत्त का थीटा बटे 360 है कि नहीं है। पूरा कोण 360 डिग्री है और उसमें से आपने थीटा कोण ले लिया है, तो ये पूरे वृत्त का कौन सा हिस्सा है। तो इस बात को पॉइंट बना के लिखना, संपूर्ण वृत्त का थीटा बटे 360 हिस्सा है ना, थीटा बटे 360 भाग है, 360 भाग है। तो कितना भाग है, तो थीटा बटे 360 भाग है, ठीक है। जैसे भाग का मतलब समझते हो ना आप, जैसे दो भाई हैं, एक की प्रॉपर्टी आधी, दूसरे की भी आधी, तो पहला वाला पूरी प्रॉपर्टी का कितना भाग है, 1/2, सेकेंड वाला पूरी प्रॉपर्टी का 1/2 भाग है। समझ गए कि नहीं। तो सेम कंडीशन, ये त्रिज्य खंड जो हमने काट के निकाला, ये पूरे वृत्त का कौन सा हिस्सा है, इसी का तो हिस्सा है ना, कितना, थीटा बटे 360। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो आप इसे बना लो, नोट करो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, फिर आगे चलते हैं, फिर और कुछ समझाते हैं। तो आप पहले इसे बनाओ, इसे ढंग से बना लो। हो गया, चलो अब देखो, इस वाली फिगर को सिर्फ हम मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे चाप की लंबाई निकालेंगे, चाप की लंबाई। तो देखो चाप की लंबाई यानी एल का मान कितना होगा। अच्छा, चाप की लंबाई का मतलब पता है क्या निकालना हमें, हमारा टारगेट है ये वाली लंबाई ज्ञात करना, ये वाली जहाँ पे हमने करंट लगा दिया, ये वाली लंबाई, ठीक है। तो ये वाली लंबाई देखो कितना है। अच्छा, अगर ये कंप्लीट एक सर्कल होता, वृत्त, तो ये वाली माप क्या होती है, ये गोलाई क्या होती है, यही तो परिधि होती है, 2πr। तो 2πr तो पूरा तो नहीं है सर, हाँ, लेकिन ये 2πr का थीटा बटे 360वां हिस्सा जरूर है। बोलो है कि नहीं है। ये 2πr पूरा तो नहीं है, हाँ, लेकिन उस 2πr का थीटा बटे 360वां हिस्सा है ना। समझ पाए।
देखो 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चाप की लंबाई हो जाएगी आपकी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। समझ गए ना, नोट कर लो आप इसे। ठीक है, नोट कर लो, ये बड़े काम की चीज़ है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अगला पॉइंट समझो। देखो ध्यान से समझना, पाई, देखो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी पाई 180 डिग्री रेडियन में लिखा जाता है। कोण रेडियन में भी होता है, कोण को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हो तो थीटा मान लो, अगर कोण की माप है, और इसे कभी कभी छोटा सा सवाल आ जाता है रेडियन में माप क्या है, तो रेडियन में बदलने के लिए थीटा में आप पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी किसमें, रेडियन में। ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगी, रेडियन में। कैसे, 180 डिग्री रेडियन बराबर पाई, तो रेडियन नीचे चला जाएगा, मतलब रेडियन उठ के इधर चला जाएगा ना, समझ पाए बात को, तो बनेगा तो यही ना। तो थीटा डिग्री जो आपका कोण है, इसको रेडियन में कैसे बदलोगे, पाई बाई 180 से गुणा कर दो, रेडियन में चेंज हो जाएगा। बात समझ गए ना, पाई बाई 180 से गुणा कर दो, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को अब ऐसे भी लिखा जा सकता है कि चाप की लंबाई L बराबर त्रिज्या गुणे, अच्छा पाई थीटा बटे 180, पाई थीटा बटे 180, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण रेडियन में। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला भी बन गया, त्रिज्या गुणे कोण क्या, रेडियन में। ठीक है, तो नोट कर लो ये सारी चीज़ें, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलो तो ध्यान से देखो, चाप की लंबाई L बराबर क्या आया, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री आया है ना। चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब देखो क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360वां हिस्सा है कि नहीं है, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 हिस्सा है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। समझ गए ना, ये फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये है त्रिज्य खंड का क्या, क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप, समझे ना। हाँ, दूसरा इसी में एक पॉइंट और बनेगा, ध्यान से समझना, एक फार्मूला और बना सकते हैं। देखो क्षेत्रफल बराबर, अगर हम इसको ये लिख लें, पाई गुणे आर गुणे थीटा बटे 360, तो आपको कोई तकलीफ, आपको इससे कोई तकलीफ, बहुत ध्यान से देखो सर, कोई तकलीफ नहीं, पाई है, आर स्क्वायर को आपने आर गुणे आर लिख दिया और थीटा बटे 360 लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं ना, नहीं। अच्छा
अगर हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें अभी भी कोई तकलीफ? सर मैथमेटिक्स के हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गुणा क्यों किया इस बात की तकलीफ है है ना। देखो गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें इसे 180 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो 180 डिग्री ज़बरदस्ती तो बना नहीं सकते, है ना। मैथमेटिक्स का भी ख्याल रखना है, तो 2 से गुणा तथा 2 से क्या कर दिया, भाग लगा दिया, अब बन जाएगा 180 डिग्री। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ लेना क्या चाहते हैं, पाई आर थीटा 360 और 2 को अगर हम उठा लें, ध्यान से देखो क्या क्या उठाया, पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2, तो 2 से 360 कटेगा 180 बार में, तो क्या बनेगा, पाई आर थीटा बटे 180, और पाई आर थीटा बटे 180 का मतलब क्या होता है, एल होता है कि नहीं होता है। तो यानी क्षेत्रफल हम ये नहीं लिख सकते हैं अब, चाप की लंबाई गुणे क्या, बोलो, r/2, चाप की लंबाई गुणे r/2, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का एक फार्मूला और बना, चाप की लंबाई गुणे r/2, समझ आया कि नहीं। तो ये अपना क्या है, त्रिज्यखंड, समझ पाए। बस इतनी बात याद रखो, त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त का थीटा बटे 360वां हिस्सा होता है, थीटा बटे 360वां हिस्सा होता है। तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी सर, 2πr टोटल परिधि होती है, तो 2πr का 2πr का मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बटे 360 से, तो आ जाएगा πr थीटा बटे 180 डिग्री। क्षेत्रफल क्या होता है सर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बटे 360 डिग्री से, तो क्षेत्रफल अपना आ जाएगा πr² थीटा बटे 360। एक और क्षेत्रफल होता है, हाँ सर, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या का आधा, r/2, ठीक है ना। तो इसी के साथ थ्योरी ख़त्म हो गई 2D मेंसुरेशन की, ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे, समझ पाए ना। तो आप इसे एक बार देख लेना अच्छे से, सवालों की शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे, ठीक है। सवालों की शुरुआत क्या अगले वीडियो से करी जाएगी। तो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।